दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट, बिल्कुल भाई साहब ताज़ा अपडेट ये है कि कल यानी कि 10 तारीख को दिल्ली में जो एआईबीईए के जनरल सेक्रेटरी हैं सीएच वेंकटचलम साहब, इन्होंने अपनी टीम के साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कल शाम को मुलाकात की, बैंकर्स की समस्याओं को लेकर के। जी हाँ, और ये बता दें ये मुलाकात संभव कैसे हो पाई। सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उसके एक राष्ट्रीय महासचिव हैं डी राजा जो हैं ये पहले सांसद भी रहे हैं और उन्होंने ये मीटिंग अरेंज कराई। डी राजा साहब से मैं मिल चुका हूँ, जंतर मंतर में जो धरना वरना पे हम लोग जाते थे तो ये आ जाते थे, इनको बुलाया भी जाता था और ये अपना भाषण वाषण देते थे, तो हम इनसे, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिला हुआ हूँ। तो बहरहाल उन्होंने मीटिंग अरेंज कराई। तो इस मीटिंग में जो उन्होंने उनसे अपनी बातें रखी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी, वैसे तो आप उनका सर्कुलर पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसका थोड़ा सा मतलब अलग, मैं अपनी बात आपसे कहूँगा। सीधी सी बात है कि आप समझ लीजिए कि डी राजा ने मीटिंग अरेंज कराई, यानी कि पॉलिटिकल आदमी ने, आप खुद में नहीं कर पाए, यानी बैंकर की हैसियत से आप नहीं कर पाए, जबकि बहुत पुराने बैंकर हैं सीएच वेंकटचलम साहब। जी हाँ, बहुत पुराने रिटायरीज़ हैं। और ये आपको याद दिला दूं कि जो पेंशन हमको लोगों को मिल रही है वो भी एक ज़माने में एआईबीईए के द्वारा ही, मतलब उनकी ही प्रयासों से मिली थी, लेकिन उस ज़माने में। आज की एआईबीईए और उस ज़माने की एआईबीईए में उतना ही अंतर है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, जैसे उस आज़ादी के ज़माने की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में। खैर, ये तो हुई दूसरी बात। अब मैं आपको बताऊं जो मामले उन्होंने उनसे शेयर किए। उनसे शेयर किए। सबसे पहले उन्होंने कहा, ढेर सारी बातें जो उन्होंने अभी तक किया है कि साहब 2002 से पहले आपका ने जो डीए का 100% यूटिलाइजेशन किया और रिजाइनीज़ के लिए जो आपने ऑप्शन की बात कही, जो बातें की, और बहुत जल्दी ही आपने 12th बीपीएस जो है हमारा हो गया, इसके लिए इन सब तमाम बातों के लिए कर्टसी में उन्होंने उनको धन्यवाद दिया। जी, उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले कहा कि 5 डेज बैंकिंग का मामला, इसको प्लीज़ सर देखिए। तो था कि भाई तो पहले ही डीएफएस के पास है, आईबीएस को वो कर चुका था, उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा स्पीड अप प्लीज़ करें। सब लोग इसको बड़ा इंतज़ार से कर रहे हैं, जो भी हमारे युवा हैं, जो वर्किंग स्टाफ है, 5 डेज बैंकिंग का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उसको धैर्य से सुना, हालांकि वो धैर्य से हमेशा सुनती है। जी हाँ, उसके बाद में तमाम अन्य बातें, जैसे अभी उन्होंने बताया था कि साहब जो है डिपॉजिट और उसका जो है कुछ मिसमैच हो रहा है एडवांसेस का, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सही करिए, थोड़ा सा एग्जेम्प्ट करिए, आईटी एक्ट में भी थोड़ा सा डिपॉजिट के मामले में टैक्स टीडीएस वगैरह पे, ये सब बातें कहीं। फिर उन्होंने उठाया कि एक नैनीताल बैंक है भाई साहब, नैनीताल बैंक लिमिटेड, और ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी कही जाती है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की ज़्यादा इक्विटी इसमें है। तो ये जब सूचना आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी इक्विटी को सेल करना चाहता है, तो इन्होंने कहा कि भाई तब तो बैंक, मतलब जो है स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी नैनीताल बैंक की। और उत्तराखंड से संबंधित बाकी सब बैंक है, यहाँ से वहाँ से, कलकत्ता से, वो पता नहीं कहाँ उसका बंगलौर मुख्यालय जो भी मुंबई है, लेकिन वहाँ से यानी कि उत्तराखंड से संबंधित एक ही बैंक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि या तो साहब इनको रोक दिया जाए बैंक ऑफ बड़ौदा कि आप ऐसा ना करें, और अगर आप ऐसा ना करें तो कम से कम इसका जो है नैनीताल बैंक लिमिटेड का मर्जर ही कर दें उसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। एक तो ये बात कही। एक अन्य बात कही उन्होंने कि आरआरबी का रीस्ट्रक्चरिंग के मामले में जैसे खबरें आ रही थी कि 1 आरआरबी 1 स्टेट, तमाम जब पहले से मांग की जा रही थी, कोई मांग कर रहा था कि ऑल इंडिया में एक कर दी जाए, दूसरे लोग कह रहे थे कि नहीं साहब इसका तो रोज़ समस्याएं आती हैं कि आज सैलरी नहीं मिल रही है, पे स्केल बाद में मिल रहा है, सुविधाएं बाद में मिल रही हैं, या आधी नहीं मिल रही हैं, आधी मिल रही हैं, तो इसको जो है प्रवर्तक बैंक में मर्ज कर दिया जाए। इसके बारे में भी उन्होंने कहा कि भाई या तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग ठीक से करें, अन्यथा इसको स्पॉन्सर बैंक में
मर्ज कर दें। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भाई साहब इस पर आया, महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने कहा कि बिल्कुल महत्वपूर्ण बात, सबसे टोटल बातों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं उसको कहूँगा कि उन्होंने पेंशन अपडेशन की बात भी कही। कहा कि पेंशन अपडेशन भाई आप इसको करें और एक रेगुलर इंटरवल पर इसका जो एक्स ग्रेशिया के लिए भी उन्होंने धन्यवाद भी दिया, कहले नहीं इसको रिव्यू भी होना चाहिए। और एक बात उन्होंने और कही कि हर सेटलमेंट पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो ये पेंशन है वो रिवाइज हो जाए, अपडेट हो जाए थोड़ी सी, तो थोड़ा सा राहत मिले। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने तमाम छोटी छोटी बातें और भी रखी, लेकिन इन सारी बातों को जो है बहुत ही धैर्य से निर्मला सीतारमण जी ने कहा और कहा कि हम इसको देखेंगे। हालांकि इस तरीके की बातें वो पहले भी बहुत बार कह चुकी हैं, लेकिन देखते हैं इस बार भाई क्या होता है। मैं आपसे जो क्यों कह रहा हूं भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं आज ये बात कि इसके पहले भी मैं कई बार तमामों बार मैं जा चुका हूं जंतर मंतर की मीटिंग में, जंतर मंतर के धरने पर, और ये डी राजा और ये वो जितने लोग बड़े बड़े सब कम्युनिस्ट पार्टी के या अन्य पार्टियों के लोग विपक्षी नेता आते हैं और हमको सबको एड्रेस करके अपना चले जाते हैं, बना बनाया मंच वहाँ मिल जाता है। भाई साहब मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है और कहना भी आपसे है कि आपकी बात यानी बैंकर की बात एक जमाने से क्यों नहीं सुनी जाती, सबसे ज़्यादा अनसुनी बात इन्हीं की। हालांकि मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने ये भी कहा था अभी आपके वेंकटचलम साहब ने कि ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है इस पर जो है जीएसटी को हटा लिया जाए, कम से कम ये रिटायरीज के मामले में, और बाकी की कम कर ली जाए। ये बात भी इन्होंने कही थी। तो मैं आज आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि डी राजा साहब ने ही ये मीटिंग अरेंज कराई, अगर वो ना अरेंज कराते तो हो नहीं पाती। बस अब बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी बात केवल और केवल इस वजह से नहीं सुनी जाती, आपका 30 साल से इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, आपका टाइमली कोई काम नहीं होता है, इसलिए नहीं होता बैंकर्स का, चाहे वो वर्किंग वाले हो, और भाई पेंशनर्स की तो स्थिति दूसरी है। क्योंकि आज तक आपका कोई भी सच्चा प्रतिनिधि, सही प्रतिनिधि, वो बैंक का प्रतिनिधि ना राज्यसभा में है, ना लोकसभा में, किसी विधानसभाओं में भी नहीं है। हम उसको प्रतिनिधि नहीं मानते कि कहीं गलती से 3 दिन की बैंक में नौकरी कर ली चले गई, वो नहीं। वो जिसने कम से कम 10-20 साल की नौकरी की हो, आपकी तकलीफों को देखा हो, तकलीफों को जिया हो, या आपका रिटायरी हो जो पेंशन अपडेशन की समस्याओं से जूझा हो, जो समझे। हमदर्द किसको कहते हैं भाई साहब? हमदर्द हम उसको कहते हैं, उसका दर्द और मेरा दर्द जब एक जैसा हो तब हमदर्द होता है, अन्यथा हमको सबको इस्तेमाल करता है और चला जाता है। ऐसे ही जो नेतागण इस्टेब्लिश्ड लीडर हैं, यूँ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के आते हैं धरना में हमारे, हम भी उनको आदर से बुलाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, वो भाषण देते हैं और चले जाते हैं। हालांकि डी राजा साहब को हम लोग धन्यवाद देंगे, CH वेंकटचलम साहब को भी धन्यवाद देंगे कि भाई कम से कम उन्होंने पेंशनर्स की बात उठाई, पेंशन अपडेशन की बात उठाई, एक्स ग्रेशिया की बात उठाई, और उन्होंने जो रिटायरीज़ हैं उनके लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर GST ख़त्म करने की बात उठाई। हालांकि उनको ये भी उठाना चाहिए था कि कम से कम रिटायरीज़ जो हैं उनका न्यूनतम बेसिक जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, कम से कम 5 लाख का ये बैंक के खर्चे से बियर होना चाहिए। एक आखिरी और बात बता दें जो उन्होंने उठाई थी, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जो वेलफेयर फंड है बैंक का वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए जी, कम से कम 25% हो। और वो भी उन्होंने कहा कि अभी तक क्या हो रहा है कि नेट प्रॉफिट का 3% जा रहा है, लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जाना था। इस तरीके की बातें उन्होंने उठाई। हम उनको धन्यवाद देते हैं और आपको ये बताते हैं कि उनको मैं इसलिए आज विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ वेंकटचलम साहब को, हालांकि इसके पहले हमने धन्यवाद उनको नहीं दिया, कि कम से कम उन्होंने रिटायरीज़ की बात उठाई और 5 डेज़ की बात उठाई। ये था आज तक का अपडेट। देखें इसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी, हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी, पहले भी हमारी समस्याएं कई बार सुन चुकी हैं और कभी भाषण में भी एक आध बार उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा, लेकिन न तो 5 डेज़ बैंकिंग अभी तक, जब उन्हीं के मंत्रालय में भाई साहब पड़ा हुआ है, वो अभी तक हुई, और न पेंशन अपडेशन पर कोई भी काम हुआ। देखते हैं आगे क्या होता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए भाई साहब, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।